दोस्तों वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस शानदार वीडियो में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के इस वीडियो में पिछले दोनों दिनों के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों आज का जो पहला प्रश्न बनता है वो बनेगा कि वर्ष 2020 का जो व्यास सम्मान है वो किसको प्रदान किया गया है। और ये जो प्रश्न है 101% एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों ये जो वर्ष 2020 का व्यास सम्मान है ये प्रदान किया जाएगा प्रोफेसर शरद पगारे को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि वर्ष 2020 का जो व्यास सम्मान है ये प्रोफेसर शरद पगारे को प्रदान किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आगे चलते हैं, हम लोग देखेंगे ये हैं प्रोफेसर शरद पगारे जिनको वर्ष 2020 का, याद रखिएगा चूंकि इस समय 2021 चल रहा है लेकिन 2020 का ये जो अवार्ड है ये प्रोफेसर शरद पगारे को प्रदान किया गया है। इस तरफ आपको प्रोफेसर शरद पगारे दिख रहे हैं और दूसरी तरफ आपको ये दिख रहा है पाटिल पुत्र की सम्राज्ञी और ये इनका उपन्यास है जिसकी वजह से इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो बहुत सारे तो एग्ज़ाम ऐसे हैं जहाँ पर सिर्फ आपसे यही पूछा जाएगा कि प्रोफेसर शरद पगारे को किस वजह से ये अवार्ड दिया गया है, कौन से उपन्यास के लिए दिया गया है। तो पहले ये समझो कि 2020 में 20 का जो व्यास सम्मान है ये इसका 31वां संस्करण है। कौन सा है? 31वां संस्करण है जो कि हाल ही में प्रदान किए गए हैं। प्रोफेसर शरद पगारे को उनकी उपन्यास जिसका नाम है पाटलिपुत्र का सम्राज्ञी उसके लिए उन्हें सम्मानित किया गया है। तो दिस पॉइंट भी आपको याद रखना है, ये जो पॉइंट है ये भी आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है। इसके अलावा जो पहला जो व्यास सम्मान है ये वर्ष 1991 में रामविलास शर्मा को उनके उपन्यास भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी के लिए प्रदान किया गया था। ये जो व्यास सम्मान है इसकी शुरुआत वर्ष 1991 में करी गई थी। एसएससी का बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है कि व्यास सम्मान की शुरुआत किस वर्ष करी गई थी? 1991 को करी गई थी। पहली बार व्यास सम्मान किसको दिया गया था? एसएससी का फेवरेट प्रश्न है। तो रामविलास शर्मा को दिया गया था। कौन से उपन्यास के लिए ये दिया गया था? भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी, इस उपन्यास के लिए इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अब ये जो पुरस्कार है, ये जो सम्मान है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 1991 में, 1991 में। और इसको कौन से फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा इसको के बिरला फाउंडेशन के द्वारा इस अवार्ड को सम्मानित किया जाता है। तो के बिरला फाउंडेशन भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों अगला प्रश्न बनेगा कि हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडेरिटी विद डिटेन्ड एंड मिसिंग स्टाफ मेंबर्स, नज़रबंद और लापता स्टाफ सदस्यों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? हाल ही में इस दिवस को मनाया गया है और ये हर साल 25 मार्च, एवरी ईयर 25 ऑफ मार्च, हर साल 25 नवंबर को ये दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हर साल 25 नवंबर को ये दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि किस बैंक ने गरिमा सेविंग अकाउंट्स नामक महिला बचत खाता को शुरू करने की हाल ही में घोषणा कर दी है? तो यहाँ पर देखो ये जो गरिमा सेविंग अकाउंट है ये जिसको हाल ही में शुरू किया गया है, इसको हाल ही में उज्जीवन लघु वित्तीय बैंक, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें बेसिकली महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए
महिलाओं को फाइनेंशियली मजबूती प्रदान करने के लिए उज्जीवन स्मॉल बैंक ने एक स्कीम शुरू करी है जिसका नाम है गरिमा सेविंग अकाउंट्स। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने गरिमा सेविंग अकाउंट की शुरुआत करी है। इसमें आप देख सकते हैं स्पेशली महिलाओं के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। इसके बाद में अगला प्रश्न बनेगा कि हाल ही में किस देश में दुनिया की पहली शिप टनल बनाई जाएगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नॉर्वे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हाल ही में नॉर्वे देश में दुनिया की पहली शिप टनल बनाई जाएगी। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो टनल आपको दिख रहा होगा ये है दुनिया का पहला ऐसा शिप टनल जिसको हाल ही में नॉर्वे देश में बनाया जाएगा। इस चीज़ की घोषणा कर दी गई है। इसमें शिप को निकलने के लिए टनल बनाया जाता है स्पेशली जो कि शिप के लिए होता है। नॉर्मली आपने रेलवे टनल्स देखे होंगे लेकिन ये पहला ऐसा टनल होगा जो डेडिकेटेड शिप के लिए बनाया जाएगा। ये जो सुरंग टनल बनाई जाएगी ये लगभग 1.7 किलोमीटर की सुरंग होगी और जिसमें 16,000 टन तक के जो जहाज़ हैं ये यहाँ से निकल सकेंगे। सुरंग की जो ऊंचाई है वो 49 मीटर 161 फीट है और इसकी जो चौड़ाई है वो 36 मीटर यानी कि 118 फीट जो है इसकी चौड़ाई है। दोस्तों नॉर्वे देश के बारे में डिस्कस करें जहाँ पर ऐसा हो रहा है तो नॉर्वे की जो करेंसी है वो है नॉर्वेजियन क्रॉन। नॉर्वे देश की जो कैपिटल है वो है ओस्लो और वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम है एर्ना सोलबर्ग। ठीक है, ये नॉर्वे देश के बारे में आपको पता होना चाहिए जहाँ पर ये शानदार सुरंग जो कि पूरी दुनिया की पहली ऐसी टनल होगी जो शिप के लिए बनाई जा रही है यहाँ पर बनाई जाएगी। इसके बाद में अगला शानदार क्वेश्चन बनाया है कि किस भारतीय अमेरिकी चिकित्सक को बाइडेन के प्रशासन में अमेरिकी सर्जन जनरल के रूप में अपॉइंट किया गया है? तो ये जो अमेरिका में किसी इंडियन को अमेरिकी सर्जन जनरल बनाया गया है ये बनाया गया है विवेक मूर्ति। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि विवेक मूर्ति को ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हाल ही में यूएस सर्जन जनरल जो है विवेक मूर्ति को जो बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो किस भारतीय अमेरिकी चिकित्सक को बाइडेन प्रशासन में यानी कि अमेरिका में अमेरिकी सर्जन जनरल यूएस सर्जन जनरल के रूप में अपॉइंट किया गया है? तो विवेक मूर्ति इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। यहाँ पर आप देख सकते हैं विवेक मूर्ति जी का मुस्कुराता हुआ फोटो। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये हैं विवेक मूर्ति जिनको इनसे पहले बराक ओबामा के टाइम पर भी इनको यूएस का सर्जन जनरल बनाया गया था। उसके बाद में ट्रंप की जब सरकार आई थी इनको पद से हटा दिया गया था। इसके बाद एक बार फिर से बाइडेन सरकार ने इनको यूएस सर्जन जनरल के रूप में अपॉइंट कर दिया है। तो विवेक मूर्ति इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन बनेगा दोस्तों हाल ही में रियल इस्टेट को लेकर मतलब पूरे भारत में रियल इस्टेट मतलब जो बड़ी बड़ी इमारतें बनती हैं उसको बनाने में, तो रियल इस्टेट के मामले में यानी कि पूरे इंडिया की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी कौन सी बनी है? रियल इस्टेट के मामले में सबसे ज़्यादा पैसा किसने कमाया है ये आपको बताना है। तो हाल ही में GROHE हुरून इंडिया रियल इस्टेट रिच लिस्ट 2020 में पहले स्थान पर कौन से व्यक्ति आए हैं? तो आंसर हो जाएगा मंगल प्रभात लोढ़ा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको एक वेबसाइट मिलेगी लोढ़ा ग्रुप से LODHA। ठीक है, तो उसके मालिक हैं जिनका नाम है मंगल प्रभात लोढ़ा। इन्होंने ही हाल ही में इस इंडेक्स में पहला स्थान प्राप्त किया है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और इस लिस्ट में आपको बता दूं कि लोढ़ा ग्रुप के ये जो ऑनर हैं जो कि मुंबई के रहने वाले हैं, लगातार चौथी बार इन्होंने इस लिस्ट में पहला स्थान प्राप्त किया है। मुंबई और महाराष्ट्र में बहुत तेज़ी से कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं मंगल प्रभात लोढ़ा फैमिली, और इनका जो नेटवर्थ है इस समय वो 44,270 करोड़ रुपए के पार भी पहुंच चुका है।
दूसरे स्थान पर आते हैं राजीव सिंह जो कि डीएलएफ कंपनी के मालिक हैं, और तीसरे नंबर पर आते हैं चंद्रू रहेजा एंड फैमिली जो कि तीसरे स्थान पर आते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इनका ही फोटो आपको दिख रहा होगा, मंगलम प्रभात लोढ़ा का, जो कि रियल इस्टेट के मामले में सबसे ऊपर आते हैं। फिर भी आपको एक बार लिस्ट दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मंगल प्रभात लोढ़ा फैमिली पहले स्थान पर है, राजीव सिंह जो कि डीएलएफ कंपनी के मालिक हैं ये दूसरे स्थान पर हैं, और तीसरे स्थान पर आते हैं चंद्रू रहेजा एंड फैमिली जो कि तीसरे स्थान पर आते हैं। इसके बाद में चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों बनेगा कि हाल ही में वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे यानी कि वर्ल्ड टीबी डे, विश्व क्षय रोग दिवस, वर्ल्ड टीबी डे, ठीक है, तो विश्व क्षय रोग दिवस जो है वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे प्रति वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा एवरी ईयर 24 मार्च को, हर साल 24 मार्च को, हर साल 24 मार्च को वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे, विश्व क्षय दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। इसमें आप इसका फोटो देख सकते हैं, ये आपको दिख रहा है वर्ल्ड टीबी डे 2021 के अवसर पर इस सैंड आर्ट को बनाया गया है। और अगर देखें तो सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है कि विश्व टीबी दिवस की 2021 की थीम क्या है? तो 2021 के लिए इस दिवस की थीम हो जाएगी द क्लॉक इज़ टिकिंग, द क्लॉक इज़ टिकिंग। इसका आप थीम देख सकते हैं, लिखा है द क्लॉक इज़ टिकिंग। ये इसका वर्ष 2021 के लिए थीम है जो कि आपको याद रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर बना है कि शहीद दिवस की 90वीं वर्षगांठ पर रमेश पोखरियाल निशंक ने शहीद भगत सिंह स्मारक का उद्घाटन किस शहर में किया है? तो इस बार जो शहीद दिवस मनाया गया है जिसकी 90वीं वर्षगांठ है, उसमें जो रमेश पोखरियाल ने एक स्मारक का नई दिल्ली में उद्घाटन किया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। हाल ही में ई टेंडरिंग पोर्टल जिसका नाम है प्रणीत किस संगठन के द्वारा शुरू किया गया है? तो हाल ही में ये जो ई टेंडरिंग पोर्टल है जिसका नाम है प्रणीत, इसको पावर ग्रिड कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड के द्वारा शुरू किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो पावर ग्रिड के द्वारा इसको हाल ही में शुरू किया गया है। तो प्रणीत नाम से ये जो ई टेंडरिंग पोर्टल है इसको पावर ग्रिड ने लॉन्च किया है, जिसमें कि ई टेंडर यानी कि टेंडर जब भी निकलेगा आप इस पोर्टल से टेंडर को देख सकते हैं और वहीं से ही उसमें उसके लिए बोली भी लगा सकते हैं। तो इसको हाल ही में पावर ग्रिड के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर बना है कि केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि पीएफ में होने वाली जमा की कर मुक्त ब्याज की जो वार्षिक सीमा है उसको, जो कि पहले 2.5 लाख रुपए थी, इसको बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो कर मुक्त जो सीमा थी जो कि पहले 2.5 लाख थी, अब इसको जो है इस सीमा को बढ़ाकर हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा 5 लाख कर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने पीड़ित जानवरों को पशु स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के हेतु भारत का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा करी है? दोस्तों अपने आप में बहुत ही शानदार पहले, मतलब पशु स्वास्थ्य को लेकर पहली बार ऐसा हो रहा है कि यहाँ पर आपको एक एम्बुलेंस सेवा का शुरुआत किया जाएगा और ये आंध्र प्रदेश में किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर कि भारत के राज्य आंध्र प्रदेश में जैसे कि इंसानों के लिए एम्बुलेंस का एक नेटवर्क होता है, उसी प्रकार से जानवरों के लिए एक एम्बुलेंस नेटवर्क बनाया जा रहा है जो कि आंध्र प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, डी विल बी द राइट आंसर। तो आंध्र प्रदेश पूरे भारत का पहला ऐसा राज्य बना है जहां पर पशुओं के लिए यानी कि जानवरों के लिए ऐसा एम्बुलेंस नेटवर्क जो है स्थापित किया जाएगा। तो आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इस योजना के तहत सबसे पहले 175 मोबाइल एम्बुलेंस शुरू करने की योजना बनाई जा रही है। मतलब 175 ऐसे व्हीकल्स होंगे जो कि
का इलाज जो है इसमें किया जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन है कि हाल ही में मध्य प्रदेश और किस राज्य के मुख्यमंत्रियों के द्वारा केन बेतवा लिंक परियोजना को लागू करने हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हाल ही में हस्ताक्षर किए गए हैं। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हाल ही में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों के द्वारा एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं, जिसमें कि केन बेतवा लिंक परियोजना जो है इस पर समझौता हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के विदेश मंत्री ने फ्रीडम पाइन एप्पल अभियान को शुरू किया है। तो हाल ही में ताइवान देश के जो विदेश मंत्री हैं उनके द्वारा ट्विटर पर एक कैंपेन की शुरुआत करी गई है जिसका नाम है फ्रीडम पाइन एप्पल। इसमें इस अभियान के तहत क्या है कि चाइना में ऐसा हुआ है कि जैसे ही ताइवान में पाइनएप्पल की फसल का समय आता है, उसी समय चाइना जो है पाइनएप्पल के निर्यात पर बैन लगा देता है। मतलब उनके देश से आने वाले जो पाइनएप्पल है उसको नहीं खरीद रहा है, और जिसकी वजह से ताइवान देश ने इस चीज़ पर आपत्ति जताते हुए एक अभियान की शुरुआत करी है जिसका नाम है फ्रीडम पाइन एप्पल। तो ताइवान देश ने हाल ही में इस अभियान को शुरू किया है। दोस्तों, आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है, एथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 को अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है। अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ऑसम वीडियो।